बारे में ना हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में अगला पॉइंट आता है, दैट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन, सर्च इंजन को भी है ना हिंदी में सर्च इंजन के नाम से आज की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिस पर आपको खाना मिल भी जाता है। और आप खाना ऑर्डर करेंगे, थोड़ी बहुत देर में एक व्यक्ति आपके घर आएगा खाना लेके और आपको खाना देके चला जाएगा, पैसे ले जाएगा, या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होगा। तो जोमेटो और स्विगी, ये दोनों ही जो एप्लीकेशन है किस तरीके से काम कर रही हैं, ये केवल और केवल एक ही फील्ड में काम कर रही हैं, वो है फूड सेक्टर, खाने वाला। यानी अगर आपको खाना को सर्च करना है, ढूंढना है, तो आपको इन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, है ना। आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और जैसे आप लिखेंगे मेरे को शाही पनीर खाना है, तो आपके आसपास के 2 4 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी होटल या रेस्टोरेंट होगा जो शाही पनीर बनाता होगा, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप ऑर्डर बुक करेंगे, पैसे या तो ऑनलाइन दे देंगे या बाद में देंगे, पर जैसे ही आप ऑर्डर देंगे तुरंत मतलब कुछ देर बाद एक है ना बंदा आपके घर वो शाही पनीर देके चला जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जोमेटो ने या स्विगी ने, इन्होंने आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जहां पर लोकेशन दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग आसपास के 2 4 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी होटल या रेस्टोरेंट हैं जो शाही पनीर बना के दे रहे हैं, उनको सर्च करके आपके सामने दिखा दिया है। शाही पनीर तो आपके शहर में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी तो कोई दूर होटल या रेस्टोरेंट हो सकता है जो बना रहा होगा, उसकी लिस्ट नहीं आएगी आपके पास। क्यों? क्योंकि देखो फूड सेक्टर में क्या है लोगों को खाना गर्म चाहिए, गरम गरम खाना, ताजी खाना चाहिए। और अगर खाना ठंडा है, बेकार है, तो कोई नहीं खाएगा। तो 10 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई व्यक्ति खाना लेके आ रहा होगा तो उसे कोई नहीं खा सकता, और इतनी दूर तक देने कौन जाएगा। तो इसलिए जोमेटो स्विगी एक काम और करते हैं कि जैसे ही आप इनकी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग एक सर्किल बना लेते हैं और उस सर्किल में जितने भी रेस्टोरेंट या होटल हैं वही सर्च करके आपको दिखा देंगे, बस वहीं से आप खाना ऑर्डर कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो आपने ना जैसे ही खाना ऑर्डर किया, इन्होंने खाना लाके दे दिया आपको। अब ये बात भी ध्यान रखना कि जोमेटो और स्विगी अपनी घर की कोई किचन में खाना नहीं बनाते हैं, वो किसी का खाना लाके आपको दे रहे होते हैं और दोनों से कमीशन ले लेते हैं। आपको बाहर ना जाना पड़े इसलिए आपसे भी कमीशन लेगा, और जिसका खाना बिक नहीं रहा, मान लो, या उसकी शॉप पर कोई नहीं आ रहा, उसका भी बिकने लग गया ऑनलाइन ऑर्डर की वजह से, तो उससे भी कमीशन ले लेगा। और इस तरीके से बीच में कमीशन के थ्रू वो अपना बिजनेस करता है ना। इसी तरीके से समझ लीजिए एक सर्च इंजन है गूगल। गूगल पे आप कुछ भी डालिए, वो आपको कुछ ना कुछ सर्च करके जरूर देगा, उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर ला के देगा। हाँ, ये अलग बात है कि जोमेटो और स्विगी जैसे एप्लीकेशन आपको है ना खाना ला के देते हैं, गूगल ऐसा कुछ ला के नहीं दे रहा, बट आपको गूगल इन्फॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है। आपको वेबसाइट पर टेक्स्ट दिखाएगा, यानी आप पढ़ सकते हो, आपको वीडियोस लिंक दे देगा, आप देख सकते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन का भंडार मिलेगा गूगल पे। आप कुछ भी लिखो, गूगल कुछ ना कुछ सर्च करके तो दे ही देगा वो आपको। तो जिस तरीके से जोमेटो या स्विगी ने होटल या रेस्टोरेंट की लिस्ट तैयार करी, उसी तरीके से गूगल ने ढेर सारे वेबसाइट और वेब पेजों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब आप जो भी गूगल पे लिखते हैं उससे मैच करता हुआ जो भी वेब पेज या वेबसाइट उसे मिलता है अपने डाटाबेस में से, वो उठाकर आपको दिखा देता है। आप है ना मतलब आपके सामने वेबसाइट और वेब पेज के लिंक आ जाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपने जो लिखा है गूगल पे उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। बट ये ध्यान रखना कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपके सामने कोई भी वेबसाइट या वेब पेज आए, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर जो भी लिखा हुआ है वो सच ही हो या करेक्ट ही हो। क्योंकि गूगल ने पता क्या किया है, गूगल ने आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वेबसाइट या वेब पेज के लिंक उठा के दे दिए हैं, बट वो वेब पेज या वेबसाइट किसी और व्यक्ति ने बनाए होंगे, गूगल ने नहीं बनाए। ये उसी तरीके से कि जब आपने खाना ऑर्डर किया जोमेटो या स्विगी के थ्रू, तो जोमेटो या स्विगी ने खाना नहीं बनाया, बनाया किसी और ने है। अगर खाने में कल कोई कमी निकली तो जोमेटो बीच में जिम्मेदारी जरूर ले सकता है, बट वो फिर भी कह देगा ये मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या आपका रिफंड दिलवा देंगे, बट खाना हमने नहीं बनाया गलत। उसी तरीके से अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो इस बात की भी 100% गारंटी नहीं है कि वो चीज़ सही हो, गलत भी हो सकता है। जैसे कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं सर हमने गूगल पे सर्च किया था, वहां तो कुछ ऐसा लिख रहा था, हमने किताब में कुछ और देखा, वहां कुछ और लिख रहा है, आपने भी कुछ समझाया, वहां कुछ और हमने पढ़ा है, तो ये बातें मैच क्यों नहीं कर रही हैं। तो ऐसा गूगल वाले केस में मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल पे आप जो भी वेबसाइट या वेब पेज देखते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो हमेशा सच हो, ठीक है, गलत भी हो सकता है। और किताब की अगर बात करें, क्या बोलें सर किताब में कुछ अलग सा दे रखा है, तो लोकल राइटर किताब तो मैं खुद ही रिकमेंड नहीं करता आपको कि कंप्यूटर की लोकल राइटर किताबें पढ़ा करो, उसमें तो ढेरों मिस्टेक दे रखी हैं। ठीक है, चलिए। तो फाइनली है ना सर्च इंजन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ ही गया। अब ये किस तरीके से काम करता है पहले मैं समझा दूं, फिर उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो, हम है ना अपने कंप्यूटर में, यानी कि अपने पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, इस बात की चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी ली थी। ठीक, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए आप अपने पीसी में, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे एप्पल सफारी हो। अब आप है ना गूगल सर्च इंजन को यूज करने के लिए इसकी वेबसाइट लिखेंगे, वेबसाइट एड्रेस www.google.com। जैसे ही आप लिखेंगे,
तुरंत है ना आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें बड़ा सा गूगल शब्द लिखा हुआ आएगा और नीचे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आता है, यानी कि वो ये कह रहा है आपसे कि यहाँ पर जो लिखना चाहें वो लिखिए, सर्च कर लो। अब आप सपोज दैट कि यहाँ लिखते हैं नरेंद्र मोदी। आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको सब कुछ जानना है इनके बारे में। आपको ये भी जानना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी माताजी का नाम क्या है, इनके परिवार के बारे में, इनके भाई के बारे में सब कुछ जानना है आपको। इनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड क्या है वो भी जानना है आपको, है ना। तो आपको फिर गूगल पे नरेंद्र मोदी लिखकर सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप है ना सर्च करते हैं नरेंद्र मोदी शब्द लिखकर, होता क्या है समझाता हूँ। एक्चुअली है ना अमेरिका में, ठीक, अमेरिका में गूगल कंपनी ने अपना एक सर्वर कंप्यूटर सेटअप किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर क्या होता है ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं पहले, ठीक। तो गूगल कंपनी ने, अब गूगल कंपनी, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं आपको कि गूगल कंपनी के जो ओनर हैं वो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन नाम के दो व्यक्ति हैं, और गूगल कंपनी का जो सीईओ है, ठीक है, यानी कि जिस गूगल कंपनी का जो चला रहा है बेसिकली सीईओ, वो हमारे देश का ही सुंदर पिचई नाम से, हमारे देश का ही है वो, सुंदर पिचई नाम है उसका। तो लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, ये दो नाम याद रखना, गूगल के फाउंडर हैं और सीईओ है सुंदर पिचई के नाम से, ठीक। गूगल कंपनी की ऊपर भी एक इसकी पेरेंट कंपनी है जिसे अल्फाबेट कहा जाता है, उसके अंदर गूगल कंपनी आती है, ठीक। तो ये गूगल कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अमेरिका में, और ये गूगल कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है आज के फील्ड में, आज के टेक्निकल युग में, और हर एक फील्ड में ना इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें गूगल सर्च इंजन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना एक सर्वर कंप्यूटर सेटअप किया हुआ है। उस सर्वर कंप्यूटर पे इन्होंने बना लिया डाटाबेस, इसको इंग्लिश में डेटाबेस और हिंदी में डाटाबेस कहते हैं। अब ये क्या है? डेटाबेस या डाटाबेस का सिंपल सा मतलब होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा का सुसंगठित तरीके से रखा जाना। तो सुसंगठित तरीके से इन्होंने क्या रखा हुआ है? तो पता चला कि इन्होंने जो डेटाबेस बनाया ना, उस डेटाबेस में बेटा इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट और वेब पेज के लिंक दे दिए हैं। वेबसाइट एंड वेब पेज। अब ये तो आपको पता ही है ना कि वेबसाइट वेब पेज क्या है। जैसे अगर आप wikipedia.com की वेबसाइट खोलते हैं, आप सबमरीन केबल मैप.com की वेबसाइट खोलते हैं, आप यूट्यूब की वेबसाइट खोलते हैं, आप फेसबुक की वेबसाइट खोलते हैं, तो ये वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, या वेब दस्तावेज भी आप इन्हें हिंदी में कह सकते हैं। तो बहुत सारे वेब पेज बनाकर जब उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, आपस में इंटररेट कर दिया जाता है, तो उनके कलेक्शन को वेबसाइट कह देते हैं। तो गूगल ने क्या किया हुआ है? ढेर सारी वेबसाइट और वेब पेजों के लिंक अपने पास रख लिए हैं। ये उसी तरीके से है जैसे जोमेटो स्विगी ने आपके आसपास के होटल और रेस्टोरेंट की लिस्ट अपने पास रख ली है, और ये भी देख लिया कि वो होटल और रेस्टोरेंट क्या क्या खाना बनाते हैं, वो सब उसने लिस्ट तैयार कर रखी है। तो इसी तरीके से गूगल ने कर रखा है। अब होता क्या है, जैसे ही आप है ना अपने वेब ब्राउजर में गूगल की वेबसाइट खोलते हैं, गूगल सर्च इंजन आपके सामने आता है, आप कुछ भी लिखते हो, ये कनेक्टिविटी सीधे हो जाती है गूगल के सर्वर कंप्यूटर से। और गूगल के सर्वर कंप्यूटर पर जब ये कनेक्टिविटी पहुंचती है, तब वहां पर स्पेशल पर्पस प्रोग्राम, जिनको स्पाइडर कहा जाता है, ये काम करना शुरू कर देते हैं। इन स्पाइडर नाम के प्रोग्राम को एक नाम और भी दिया जा सकता है, दैट इज वेब क्रॉलर। जैसे बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर वेब क्रॉलर के बारे में भी पूछा गया कि वेब क्रॉलर क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, रिसेंटली एक पेपर में आया था। अगर आप एक शब्द में कहना चाहें कि वेब क्रॉलर या स्पाइडर क्या चीज है, तो आप इसे लिखिए प्रोग्राम होता है ये। किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा गया प्रोग्राम ही होता है एक स्पाइडर या वेब क्रॉलर। और यही स्पेशल पर्पस प्रोग्राम डाटाबेस में आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के वेबसाइट या वेब पेजेस के लिंक ढूंढकर आपको दिखाने का काम करता है। फिर से सुन लो, स्पाइडर या वेब क्रॉलर नाम का ये स्पेशल पर्पस प्रोग्राम आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डाटाबेस में वेब पेज या वेबसाइट को ढूंढकर आपको दिखाने का काम करता है, और आपके सामने आपके कंप्यूटर पर वो वेबसाइट और वेब पेज आना शुरू हो जाएंगे जिनमें नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में किसी ने उल्टा सीधा गलत लिख दिया हो किसी वेबसाइट पर, जैसे अपोजिशन वाले हो मान लो, ऐसा हो सकता है। और जो नरेंद्र मोदी साहब के सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, उनकी अगर कोई वेबसाइट या वेब पेज होगा, उन्होंने इनकी तारीफ के पुल बांध दिए होंगे। तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं? तो ये तय करना कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गूगल पर लिखी हर बात सही हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि गूगल खुद से नहीं लिखता बैठ के, वो तो केवल वेब पेज और वेबसाइट का लिंक उठा के दे देता है, आप पढ़ लो जो भी आपके सामने आ जाए, और इस तरीके से आप पढ़ पाते हैं। ठीक है, इनकी जो एल्गोरिथम है ना, इनका जो प्रोसीजर है आपके कंटेंट को ढूंढने का, वो ऐसे चलता है। जैसे कि सबसे पहले है ना, ये वो वेबसाइट और वेब पेज को ढूंढेगा जिसमें नरेंद्र शब्द मिल जाए इनको, ठीक है, क्योंकि नरेंद्र सबसे पहला शब्द है।
फिर नरेंद्र के बाद उन वेबसाइट या वेब पेज को ढूंढना शुरू करेगा जिसमें नरेंद्र के जस्ट बाद मोदी लिखा हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब इसने नरेंद्र शब्द के लिंक ढूंढे होंगे यहाँ पर, तो उसमें नरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र चंचल ये सब भी सेलेक्ट हो गए हों, क्योंकि ये भी तो नरेंद्र हैं। बट फिर देखेगा कि नरेंद्र नरेंद्र के बाद क्या लिखा हुआ है, मोदी लिखा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी वाले ही वेब पेज और वेबसाइट का लिंक आपको दिखा देगा। और इस तरीके से एक सर्च इंजन काम करता है। ठीक है भाई, तो पहली बात तो यहाँ पर ये आती है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो यही आती है कि स्पाइडर नाम का प्रोग्राम क्या है। तो सिंपल सा मैंने डेफिनेशन भी बताई है, वरना दिमाग में रखिए कि एक स्पेशल पर्पस प्रोग्राम होता है जो आपके लिखे गए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वेबसाइट और वेब पेज के लिंक उठाकर आपको दिखाता है। इसे वेब क्रॉलर भी कहा जाता है। ठीक, और अगर आपसे कोई बोले सिंपल सा कि गूगल क्या चीज है, तो आप बोलेंगे गूगल एक सर्च इंजन है। सबसे पहली बात तो आपको यही दिमाग में रखनी है कि गूगल एक सर्च इंजन है। फिर जब पूछा जाए कि गूगल सर्च इंजन है किसका, तो गूगल कंपनी का। गूगल कंपनी की भी कोई पेरेंट कंपनी है, हाँ, अल्फाबेट के नाम से। और गूगल कंपनी के फाउंडर कौन है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के नाम से। गूगल कंपनी का यूआरएल क्या है, गूगल सर्च इंजन का, कंपनी नहीं सर्च इंजन, तो गूगल सर्च इंजन का यूआरएल क्या है, www.google.com। क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखेंगे गूगल अपने आप से खुल के नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो कंप्यूटर है और हम जैसे ही है ना उसमें कोई वेब ब्राउजर खोलते हैं सबसे पहले गूगल ही खुल के आ जाता है। जैसे मान लो आपने मोजिला फायरफॉक्स ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया या गूगल क्रोम ओपन किया, सबसे पहले गूगल ही खुल जाता है। हम तो कभी लिखते नहीं है ये चीज़ें। तो बेटा ये आपके ब्राउजर में पहले से इनबिल्ट है, पहले से लिखा हुआ है कि आपका जब वेब ब्राउजर ओपन हो तो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन ही खुल जाए। तो ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर, इसलिए आपके सामने गूगल सबसे पहले खुल के आ जाता होगा। बट अगर आप ये चीज़ हटा दें वहाँ से तो गूगल अपने आप से खुल के नहीं आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। बताओ कमेंट सेक्शन में बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन का नाम बताइए, तो क्या नाम होगा। या फिर अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो फिर आप कैसे टिक करेंगे कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है और मैंने एक सर्च इंजन के नाम से पीडीएफ फाइल तैयार किया आप लोगों के लिए, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल, आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। तो वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड की हुई है। आप है ना आराम से है ना इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई कहा जाता है और इसका डेवलपर था ओलिवर मैकब्रेन। तो ओलिवर मैकब्रेन ने ये क्लेम किया था कि मेरे द्वारा बनाया गया डब्ल्यू यानी 4 बार डब्ल्यू वाला जो सर्च इंजन है वही दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन होगा। तो फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि आर्ची तो 1990 में ही आ गया था, वो क्यों नहीं होगा। तो इसने कुछ प्रूफ दिखाए जिससे साबित हुआ कि इसको लॉन्च करने में देरी हुई बस, यानी दुनिया के सामने लाने में इसने देरी कर दी, वरना बना इसने पहले ही लिया था, आर्ची से भी पहले। तो इसने फिर प्रूफ दिखाई, कुछ लोगों ने मान भी लिया। तो अब ये कंट्रोवर्सी बन गई है कि किसको कंसीडर किया जाए दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन। तो कुछ लोग आर्ची को मान लेते हैं, कुछ लोग डब्ल्यू को मान लेते हैं। वैसे आर्ची को ही प्रायोरिटी ज़्यादा मिली हुई है, ये ध्यान रखना, यानी आर्ची को ही दुनिया का पहला सर्च इंजन कंसीडर कर लेते हैं। बट एक नया क्वेश्चन भी मिल गया, 4 बार डब्ल्यू लिखा हो तो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म कहा जाता है। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं कि 4 बार डब्ल्यू में सबसे लास्ट वाले डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो आंसर है वॉर्म, WORM। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है ना लिस्ट ऑफ ऑल सर्च इंजन, मैंने सभी सर्च इंजन की लिस्ट बनाने की कोशिश की है। ज़्यादातर सर्च इंजन के नाम मैंने लिख ही दिए हैं, एक आध कोई छूट गया तो अलग बात है। जैसे गूगल सर्च इंजन, येंडेक्स नाम से भी एक सर्च इंजन है जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर SSC CGL में भी पूछा था। डक डक गो का क्वेश्चन भी है ना कुछ समय पहले पूछा गया था। याहू के नाम से सर्च इंजन है, AOL के नाम से सर्च इंजन है, बिंग के नाम से सर्च इंजन है, wiki.com के नाम से एक सर्च इंजन है, बाइडू के नाम से भी सर्च इंजन है, ask.com के नाम से भी एक सर्च इंजन है। तो एक बच्चे ने लिखा था, सुमन मिश्रा जी ने लिखा था, याहू और बिंग भी होते हैं क्या। हाँ देखो आ गया, याहू नाम भी आ गया, बिंग भी आ गया, है ना। इसके बाद ये सारे नाम जितने भी लिखे हैं सब सर्च इंजन के नाम ही है। जैसे याउडाउ, ये नाम ध्यान रखना, ये आज की डेट में चाइना में काफ़ी फेमस है। एल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन का नाम है। वेब क्रॉलर ये भी एक सर्च इंजन का नाम रखा होगा किसी ने। ये गूगल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। वेब सर्च इंजन कहलाता है गूगल, 149 भाषाओं में है। गूगल एड्स इसका रेवेन्यू है, यानी इसको गूगल को जो पैसा मिलता है वो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन से मिलता है। और गूगल है ना पाइथन C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं में बनाया गया है। आपने C++, पाइथन ये नाम सुने ही होंगे। तो इन भाषाओं का इस्तेमाल करके गूगल सर्च इंजन को डेवलप किया गया है। क्लियर है। तो मैं देखते हैं दैट इज URL, हेडिंग डालिए URL। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्स में ना इसके अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते रहते हैं, चाहे तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे या फिर इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर भी कई सारे एग्जाम्स में URL को लेकर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। देखो URL का सिंपल सा अपना एक फुल फॉर्म होता है, दैट इज यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। या फिर यूआरएल को एक और नाम से भी बोल दिया जाता है, दैट इज यूआरआई, ये भी बोल सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि यूआरएल और यूआरआई बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल की अगर हम बात करें तो दोनों सेम ही होते हैं, एक ही चीज़ को कहा जाता है। बट जब आप इसे टेक्निकल वे में लेंगे, बहुत टेक्निकल वे में लेंगे, तब यूआरएल और यूआरआई में लास्ट में जाके थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, तब ये दोनों अलग हो जाते हैं। बट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूआरएल यूआरआई एक ही बात है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स, हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के नाम से बोला जाता है, आइडेंटिफायर। क्लियर है। बाकी अगर कम शब्दों में और सिंपल शब्दों में अगर बोलना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूआरएल, तो आप इसे वेबसाइट एड्रेस भी कह सकते हैं। और वेबसाइट एड्रेस को और छोटे रूप में कहना है तो आप इसे वेब एड्रेस के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे का सारा मीनिंग एक ही है, यानी कि वेबसाइट एड्रेस की बात चल रही है। अब उदाहरण यानी एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, अगर आप कोई एग्जाम्पल लिखें यूआरएल का तो जनरली आप ऐसे लिखेंगे www.facebook.com, ऐसे ही होता है, ऐसे ही किसी भी यूआरएल को लिखा जाता है, किसी भी वेबसाइट एड्रेस को। जी हाँ, अगर आप कई बार नोटिस करेंगे कि आप तो facebook.com लिख दें तो उससे भी फेसबुक की वेबसाइट खुल जाती है, आप www ना भी लिखें तो भी काम चल जाता है। तो ये समझ लो कि जो चीज़ हम ना नहीं लिखें या नहीं मेंशन करें फिर भी चल रही है कोई चीज़, तो समझ लेना कि कुछ चीज़ें पहले से इनबिल्ट हैं, यानी पहले से सेट की गई हैं, वो पहले से तय है। उसी तरीके से है ना, जैसे आप facebook.com लिखें तब भी फेसबुक की वेबसाइट खुल जाती है, मतलब कि www जो है ना ये पहले से लिखा हुआ है आपके वेब ब्राउजर में, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें और भी पहले से तय हैं, जैसे कि www से पहले HTTPS लिखा होना, फिर कोलन और उसके बाद 2 फॉरवर्ड स्लैश का लगा होना, ये भी पहले से आपके वेब ब्राउजर के अंदर लिखा होता है। आप लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे, जैसे फेसबुक की अगर वेबसाइट ओपन होगी तो सबसे पहला जो पेज आपके सामने खुलेगा वो लॉगिन के नाम से होगा, और फिर आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा यूआरएल मैंने लिखा है ना, इसमें आप ये समझ लो कि हमारे सामने फेसबुक की वेबसाइट खुल चुकी है। कोई अगर ये बोले ना फेसबुक का यूआरएल क्या है, तब बस इतना ही बताना है www.facebook.com। बट अगर मैंने ये पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में फेसबुक की वेबसाइट खुल चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा ही यूआरएल कहलाता है वैसे तो। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना और सुनना। देखो, सबसे पहला पॉइंट है ना, यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? यहाँ पर लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है। तो HTTPS का फुल फॉर्म आपको पता होगा ही पहले से, नहीं पता तो लिख लो। इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के नाम से बोला जाता है। पहले इसका नाम केवल HTTP ही हुआ करता था, बट इसमें जब से सिक्योरिटी लेवल्स को बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस प्रोटोकॉल में और सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा नियम बढ़ा दिए गए हैं, तब से इसका नाम HTTPS कर दिया है। तो कई बार बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछ लिया जाता है कि HTTPS में एस का मीनिंग क्या है, तो आंसर होगा सिक्योर, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये प्रोटोकॉल क्या चीज होती है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म में प्रोटोकॉल शब्द लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? प्रोटोकॉल को हिंदी में भी प्रोटोकॉल ही कहा जाता है। तो एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज सेट ऑफ रूल्स ऑफ नेटवर्किंग, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। हिंदी में अगर कहा जाए तो बोल सकते हैं नेटवर्किंग के नियम, नेटवर्किंग के नियमों का समूह, ऐसे लिख लो, नियमों का समूह क्या कहलाता है? इसी को बेटा हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल है ना, इन जनरल शब्द भी होता है, मतलब सामान्य जीवन में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। जैसे अगर है ना हमारे देश में मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ठीक, तो ये एक प्रोटोकॉल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही उन्हें रिसीव करने जाएंगे, वरना भेजने को तो है ना अमित शाह को भी भेज सकते हैं कि जाओ भी जाओ, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, रिसीव कर लो उनको। खैर अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब ऑफिशियल तरीके से नहीं बने हैं, जैसे कि आपको पता होगा ही कि अभी अमेरिका में नेशनल इलेक्शन हुए थे जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है। खैर वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, बट अभी ऑफिशियल तरीके से राष्ट्रपति बनना वो जनवरी में होगा, आई थिंक जनवरी ही है शायद। बट उनके ऊपर है ना केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह कुछ हैं उनके ऊपर, जिसकी जो फाइनल सजा सुनाई जानी है, क्योंकि कन्विक्ट तो वो हो चुके हैं, सजा सुनाई जानी है वो होगी 26 नवंबर को। आज कितनी है? 19 नवंबर। तो 26 नवंबर को आई थिंक सजा सुनानी है, तो उसमें पता चलेगा कि उन्हें सजा होती है नहीं होती है। फिर बाद में ये नया एक है ना नया मोड़ टाइप का दिखाई देगा, है ना, किसी देश में, कि वो प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का चुनाव तो जीत चुका है, बट उसके ऊपर केस चलने की वजह से उसको सजा भी सुनाई जाएगी। अब अगर सजा सुना दी गई और जेल हो गई,
तो फिर प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे फिर वो, जबकि चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बड़ा नया मोड़ सा देखने को मिलेगा राजनीति में, और अमेरिका की राजनीति में पहली बार शायद ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि प्रोटोकॉल है ना, कहीं पे भी ये शब्द इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कहीं कहीं तो ऑफिशियल तरीके से यूज भी किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोटोकॉल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही जाएंगे उसे रिसीव करने के लिए, है ना। ये और किसी देश के राष्ट्रपति आ रहे हो तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसे प्रोटोकॉल ही कहा जाता है। तो यहां पर भी प्रोटोकॉल का मतलब है रूल, नियम, कानून। तो नेटवर्किंग के जो नियमों के समूह होते हैं ना, उसी को प्रोटोकॉल कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है कि ये प्रोटोकॉल एग्जैक्टली होते किस रूप में है, क्योंकि नियम कानून तो मुंह जबानी भी बन सकते हैं। जैसे मैं बोलूं चलो भाई ये काम कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नियम आज से फॉलो होगा, तो अगला बंदा कह भी देगा हाँ ठीक है सर कर लेंगे, आज से ये काम शुरू हो जाएगा। तो नियम कानून तो मुंह जबानी भी बन सकते हैं, है ना। तो ये बताइए कि ये प्रोटोकॉल एग्जैक्टली फिर होता क्या है, रियल में ये मतलब है क्या चीज। कंप्यूटर के केस में बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये होते हैं प्रोग्राम। अब ऐसा थोड़ी है कि इंटरनेट नेटवर्किंग के केस में भी है ना ये प्रोटोकॉल मुंह जबानी होते हों। मतलब आप है ना मुंह से बोल दें चलो भाई जाओ अब डाटा ट्रांसफर हो जाओ, तो ऐसे डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। यानी कि इंटरनेट नेटवर्किंग के जो नियम कानून है वो किसी ना किसी रूप में तो लिखे ही होंगे, किसी ना किसी रूप में तो होंगे। तो आंसर है प्रोग्राम के रूप में। ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम ही होते हैं। कौन? प्रोटोकॉल। ऐसे सैकड़ों प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट नेटवर्किंग में यूज हो रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम है HTTPS प्रोटोकॉल। एक बात और ध्यान रखना कि इंटरनेट नेटवर्किंग का अगर एक तिनका भी, एक छोटा सा तिनका भी अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जा रहा है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की प्रोटोकॉल जरूर होती है। उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल जिम्मेदार जरूर होती है इंटरनेट नेटवर्किंग का डाटा ट्रांसफर करने में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पर ही आधारित है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिए कि ये HTTPS नाम की प्रोटोकॉल ही क्यों यहाँ पर सबसे पहले आ गई, कोई और प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिखाई दे रही। जैसे FTP एक प्रोटोकॉल होती है, SMTP भी एक प्रोटोकॉल होती है, वो क्यों नहीं आ रही यहाँ पर। तो इसका रीजन ये है बेटा कि इस प्रोटोकॉल को इंटरनेट नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये बात आप यहाँ लिख लो, जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि इनमें से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हिंदी में से कहा जाएगा संचार प्रोटोकॉल, कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा HTTPS। ऐसा इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि देखो जब है ना आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक आपने फेसबुक की वेबसाइट ओपन की, तो यही प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर पर लेके जाती है। यानी अमेरिका में जहां पर भी फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर होगा ना, तो वहां पर आपके कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को लेके जाएगी है, और वहां जाके है ना बोलेगी फेसबुक के सर्वर को ऐसे करते हुए, फेसबुक के सर्वर का दरवाजा खुलेगा, कोई निकल के आएगा और पूछेगा कि हाँ जी क्या काम है, तो ये प्रोटोकॉल बोलेगी कि इंडिया से तुम्हें कोई बुला रहा है चलो, और वो फिर यहाँ इंडिया आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये कहना एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, वरना ऐसे समझ लो कि ये प्रोटोकॉल सर्वर कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट करती है डाटा को ट्रांसफर करने की, ये परमिशन ग्रांट हो जाएगी, और फेसबुक का जो सर्वर कंप्यूटर है वो इंडिया में जिस कंप्यूटर पर फेसबुक की वेबसाइट खोली जानी है वहाँ पर डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए क्या कर रही है ये हमारे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को वहाँ लेके जा रही है, फिर वहाँ का डाटा हमारे पास ला रही है, तो ये बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार कराने का ही तो काम कर रही है। तो इसलिए हम इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या संचार प्रोटोकॉल बोल देते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी का। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी का। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था CGL के पेपर में, और भी एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो अनुपात वाला सिंबल है जिसको रेशो वाला सिंबल भी कहते हैं, और इसके बाद 2 फॉरवर्ड स्लैश ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, तो बेटा इसको है ना पाथ स्पेसिफायर के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पाथ स्पेसिफायर। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, बस इसे ऐसे समझ लो, पाथ का मतलब रास्ता। यानी कि इस प्रोटोकॉल को ये सिंबल ये कह रहा है कि तुम्हें फेसबुक तक जाना है, इसलिए टेक्निकल शब्दों में इसे पाथ स्पेसिफायर कहा जाता है। बाकी ये क्या लिखा है WWW, ये बेटा ग्लोबल नेटवर्क नेम, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसको ग्लोबल नेटवर्क नेम के नाम से बोला जाता है, ठीक है।
हिंदी में इसे वैश्विक नेटवर्क का नाम कहा जाएगा, यानी कि ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, वैश्विक नेटवर्क का नाम। ठीक है बेटा, पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क से, ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड है। फिर आता है facebook.com, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं बेटा यहाँ पर डोमेन नेम। इसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम कहा जाता है, हिंदी में भी डोमेन नेम ही कहा जाएगा, डोमेन का नाम। बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जिस व्यक्ति ने वेबसाइट बनाई है या बनवाई है उसका अपना आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है। जैसे मार्क जकरबर्ग नाम सुना होगा आपने, ये फेसबुक के ओनर हैं, फाउंडर हैं, तो उन्होंने अपना वेबसाइट का नाम facebook.com रखा है, तो ये उन्होंने डोमेन परचेज किया है, ये नाम लिया उन्होंने। और ये भी ध्यान रखना कि ये डोमेन नेम अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो फिर दोबारा सेम नाम से रजिस्टर हो नहीं सकता पूरी दुनिया में। यानी अगर facebook.com नाम से अगर कोई वेबसाइट है तो पूरी दुनिया में चाहकर भी कोई facebook.com नाम से वेबसाइट नहीं बना सकता, रजिस्टर नहीं करा सकता। ठीक है, यूनिक रहता है पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में .com, ये क्या है? तो ये जो लास्ट में .com लिखा है बेटा, इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में टॉप लेवल डोमेन नेम के नाम से बोला जाता है। टॉप लेवल डोमेन नेम, ये क्या होता है भाई? देखो, टॉप लेवल डोमेन नेम एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे मैंने फाइल एक्सटेंशन आपको समझाई थी। किसी भी फाइल एक्सटेंशन को देखकर फाइल का टाइप पता चल जाता है ना, कि फाइल कौन से प्रकार की, कौन से टाइप की है। तो उसी तरीके से अगर हम टॉप लेवल डोमेन नेम को देखें तो उससे भी ये पता चल जाएगा कि वेबसाइट का प्रकार क्या है, वेबसाइट कौन से प्रकार की है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको जितने भी टॉप लेवल डोमेन नेम है उनके नाम लिखकर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर .com लिखा हुआ है तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ऐसे पता चल जाता है। यहाँ .gov लिखा होता तो गवर्नमेंटल वेबसाइट होती है, तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टॉप लेवल डोमेन नेम इसे बोला जाता है। ठीक, इसके बाद है ना login.php, ये क्या है? ये बेसिकली पेज का नाम है जो आपको सबसे पहले दिखाया गया होगा। यानी आपके सामने फेसबुक का सबसे पहला जो पेज आया है उस पेज का नाम है लॉगिन। ठीक है, जिसमें आप आईडी पासवर्ड डालते हैं अपने फेसबुक की। ठीक, और पीएचपी क्या है? पीएचपी बेसिकली एक भाषा है जिसमें ये पेज बनाया गया होगा। ठीक है, जनरली पीएचपी जो भाषा है ना, इसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है और इसका अपना एक फुल फॉर्म भी है। पहले हम इसको पर्सनल होम पेज के नाम से जानते थे, इनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पर्सनल होम पेज नाम रखा था पीएचपी। अभी नाम चेंज करके कर दिया गया है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो दोनों ही फुल फॉर्म को याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी एक पीएचपी का फुल फॉर्म है और पर्सनल होम पेज भी पीएचपी का फुल फॉर्म है। बस ये ध्यान रखना कि पीएचपी एक लैंग्वेज यानी भाषा होती है जिसमें वेबसाइट वगैरह बनाई जाती हैं। तो फेसबुक की जो वेबसाइट है जिसमें पहला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है वो पीएचपी भाषा का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसके बाद आता है 48, ये क्या है? इसको बेटा बोलते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, अभी बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कुछ इसी तरीके से लिखकर कि बताओ इनमें से कौन सा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसी यूआरएल का इनमें से पार्ट कौन सा होता है, किसी यूआरएल में इनमें से कौन सा पार्ट होता है। और एक ऑप्शन पे लिखा था पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर भी है ना यूआरएल का पार्ट होता है? तो आंसर है जी हाँ, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, दैट इज 48। क्या मीनिंग है इस बात का मैं समझाता हूँ। एक्चुअली पोर्ट नंबर, हिंदी में भी इनको पोर्ट नंबर ही कहते हैं। पोर्ट नंबर बेसिकली हमारे कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है यानी कि रैम, उसकी लोकेशंस को कहा जाता है। जैसे आपने एक्सेल की शीट देखी है, बस उसी एक्सेल की शीट जैसी होती है हमारी रैम। अंदर से रैम का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो वैसी बनी हुई है अंदर जैसे कि एक्सेल की शीट बनी हुई है। ठीक है, और एक्सेल की शीट में जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो डब्बे डब्बे बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेल। तो ऐसी रैम के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं और हर एक मेमोरी सेल को एक पर्टिकुलर नंबर से पहचाना जाता है जिसे पोर्ट नंबर कहा जाता है। तो कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में अगर पोर्ट नंबर क्या है ये जानना है तो बोलेंगे पोर्ट नंबर द मेमोरी लोकेशन इन द रैम, यानी रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन को पोर्ट नंबर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ दिया क्यों है ये तो बताओ, बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है तो यहाँ मेमोरी का बहुत बड़ा योगदान है। जो मेमोरी का यूज़ तो हो ही रहा होगा, यहाँ पर मेमोरी का मतलब रैम से है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि रैम ही डाटा किसको भेजती है? सीपीयू को, सीपीयू ही आउटपुट बना के देता है। तो अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब डाटा भेजा जा रहा होता है तो ये पहले से तय है कि एक कंप्यूटर की जिस मेमोरी लोकेशन से डाटा भेजा जा रहा है दूसरे कंप्यूटर की उसी मेमोरी लोकेशन पर डाटा आएगा। जैसे मान लो फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से है, फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर है यानी कंप्यूटर है, और कंप्यूटर है तो मेमोरी यानी रैम होगी कंप्यूटर में। तो फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर में जो रैम लगी होगी उसमें जो 48 नंबर की जो लोकेशन होगी उसी लोकेशन से डाटा उठेगा और हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी हुई है और उसकी 48 नंबर की जो लोकेशन है वहीं डाटा आएगा। ये वैसे ही समझ लो जैसे हमारे घर में खीर बन रही थी, खीर वही दूध चावल की जो बनाते हैं। अब हमारे है ना किसी रिलेटिव का कॉल आ गया कि भाई क्या कर रहे हो, हमने कहा खीर बन रही है, खीर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे घर भी भिजवा देना, हमने कहा ठीक है भेज देंगे। खीर बन गई, हमने टिफिन वगैरह में पैक किया,
कहाँ पर? किचन में। किचन में बन रही थी तो वहीं टिफिन वगैरह पैक कर लिया और चले गए रिश्तेदार के घर। वहां देखा तो कोई नहीं था। जब कॉल मिलाया तो उन्होंने कहा कि हम बस थोड़ी सी दूर पर बाहर निकल के आए घर से, घर पे ताला लगा के नहीं आए, आप एक काम करो घर में अंदर चले जाओ और किचन में वो टिफिन रख दो और जाना चाहो तो चले जाना, बैठना चाहो तो बैठो, हम आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब वो रिश्तेदार के घर हम पहुंचे खीर देने के लिए तो उन्होंने यही क्यों कहा कि किचन में ही रख दो? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि टॉयलेट में रख दो? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, मजाक बहुत करते हो आप, मतलब टॉयलेट में कौन रखता होगा भला खीर को? चलो टॉयलेट में नहीं, स्टोर रूम में क्यों नहीं कहा स्टोर रूम में रख दो? अरे सर खीर को रखना है, खाने की चीज है तो किचन में ही रखा जाएगा ना। तो वैसे ही समझ लीजिए डाटा के केस में, जैसे हमारा घर भी एक कंप्यूटर है और हमारे रिलेटिव का घर भी एक कंप्यूटर। मान लीजिए हमारे घर में जो कंप्यूटर, हमारे घर में जो किचन है और दूसरे घर में जो किचन है, किचन को रैम मान लीजिए, तो रैम रैम की जिस लोकेशन से डाटा उठाया है दूसरे घर में भी उसी लोकेशन पर डाटा रखा जाएगा। जैसे खीर का टिफिन है ना, जो स्लैब होती है वहीं पर तैयार किया गया होगा, बनाया गया होगा, पैक किया गया होगा, है ना, वही वहीं जाके दूसरे किचन में भी, मतलब दूसरे घर की जो किचन है वहां पर जाके उसको टिफिन को रख दिया होगा सेम लोकेशन पे। समझ में आई या नहीं? या फिर ऐसे मान लो कि किचन है ना एक मेमोरी लोकेशन है, ऐसे मान लो, तो हमारे घर की जो मेमोरी लोकेशन है वहां से डाटा उठ के दूसरे घर की सेम मेमोरी लोकेशन पे ही वहां पर डाटा रखा गया। ऐसे होता है कंप्यूटर के केस में। तो अगर किसी कंप्यूटर से कोई डाटा आ रहा है तो उसकी मेमोरी लोकेशन से जहां से आएगा डाटा वो हमारे कंप्यूटर की उसी मेमोरी लोकेशन पे रखा जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ आता है। यानी कि फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से जब लॉगिन डॉट php नाम का ये जो पेज है सबसे पहला, इसका डाटा जो आया होगा 48 लोकेशन से आया है, तो हमारे कंप्यूटर की 48 लोकेशन पर ही रखा जाएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? नोट कर लीजिए। बाकी ये ध्यान रखना कि ये लॉगिन डॉट php ये फेसबुक की वेबसाइट का सबसे पहला पेज है। और ये भी ध्यान रखना कि किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला जो पेज होता है उसे होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? चलो, तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि यूआरएल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईमेल। और कोशिश यही रहेगी कि आज ही की क्लास में ईमेल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए तो हम अपना इंटरनेट वाला चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे, फिर शुरू करेंगे नेटवर्किंग। चलो, हेडिंग डालिए, दैट इज ईमेल। हेडिंग डालिए, ईमेल। देखो बेटा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब तो पता है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का जो सिलेबस लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें ईमेल अलग से लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं इंटरनेट एंड ईमेल पढ़ के आओ। जबकि ईमेल वाला जो टॉपिक है वो इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर ही आता है, पढ़ाया जाता है इंटरनेट के अंदर ही, और अलग से लिख के दे रहे हैं, मतलब इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो बेटा, ईमेल को है ना फुल फॉर्म में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हिंदी में अगर लिखना है तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार। ठीक है। अब कई बार है ना कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं, कई सारे लोग है ना मेरे से ये पूछते हैं कि सर ईमेल में और जीमेल, ये दो शब्द हमने सुने हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर कीजिए। तो ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, जीमेल एक शब्द आपने सुना ही होगा और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है ईमेल, है ना। तो इस बात को ऐसे समझ लो जैसे पोस्ट ऑफिस होते थे पहले, जिसको है ना हिंदी में कहते थे बेटा डाक विभाग, है ना, डाकघर या डाक विभाग कहा जाता था पोस्ट ऑफिस को, अभी भी है, बट है ना आजकल पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। ठीक है। पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल पहले बहुत होता था जब चीज़ें टेक्निकल डिजिटल नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, तो लोग पत्रों को भेजने के लिए, चिट्ठियों को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस का, डाक विभाग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। तो जैसे पोस्ट ऑफिस काम करता है ना, वैसे ही गूगल कंपनी का अपना एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसे जीमेल कहते हैं। तो आप चाहें तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस जैसे काम कर रहा है वैसे जीमेल काम करता है, गूगल कंपनी का मैसेजिंग सिस्टम। अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप क्या भेजते थे? लेटर पोस्ट करते थे ना, यानी कि पत्रों को भेजा जाता था। तो इसी तरीके से जीमेल के थ्रू अब आप ईमेल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। तो आप लेटर को ईमेल के साथ कंपेयर करके लिख सकते हो। अब समझ में आ गया? आगे देखो, जीमेल अकेला एक मैसेजिंग सिस्टम नहीं होता है। यानी अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मैसेजिंग सिस्टम है जिसके द्वारा ईमेल किया जा सकता हो, यानी कौन सा प्रणाली है जिसके द्वारा आप ईमेल मैसेज भेज सकें, तो बेटा देखो जीमेल सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है आज की डेट में। क्योंकि है ना अगर आपको किसी को ईमेल मैसेज करना है तो डेफिनेट श्योर है कि आपने जीमेल पर अपना अकाउंट बना रखा होगा और अपनी जीमेल आईडी से ही किसी को ईमेल मैसेज भेज सकते हो। तो जीमेल आज की डेट में काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा पहले है ना याहू मेल
ये भी काफ़ी फेमस हुआ करता था, जिसको वाई मेल भी बोलते थे। ठीक है। इसके बाद एक और फेमस हुआ करता था पहले, रेडिफ मेल, ये भी एक मैसेजिंग सिस्टम है। इसके अलावा येंडेक्स मेल, ये भी नाम लिख लीजिएगा। इससे रिलेटेड तो लास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैसेजिंग सिस्टम का उदाहरण है या नहीं है, ऐसा पूछा था। तो येंडेक्स मेल वहाँ पर लिखा हुआ था। इसके अलावा नोट कर लीजिए हॉट मेल, ये भी एक मैसेजिंग सिस्टम का उदाहरण है। और एक और नाम लिख लीजिए, दैट इज एम एस आउटलुक। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक एप्लीकेशन है, जैसे एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, ऐसी एक एम एस आउटलुक नाम की भी एप्लीकेशन है, जिसे ईमेल्स क्लाइंट एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा आप ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ना मैसेजिंग प्रणाली आपके पास हैं, इनमें से किसी भी मैसेजिंग प्रणाली का इस्तेमाल करके आप ईमेल भेज सकते हैं एक दूसरे को। बट मुद्दे की बात यह आती है कि अगर आप किसी को ईमेल मैसेज भेजेंगे, तो आपकी अपनी और जिसको आप ईमेल मैसेज भेज रहे हैं उनकी दोनों की ईमेल आईडी आपको पता होना जरूरी है। ईमेल आईडी उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे आपके घर का एड्रेस और जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका घर का एड्रेस आपको पता है। भाई लेटर पर जब तक आप घर का एड्रेस नहीं लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले उस लेटर को पहुंचाएंगे कहां पर, है ना? तो आपको लेटर पर एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा जहां पर लेटर भेजना है। दूसरी बात, आप है ना जिस लेटर को भेज रहे हैं उस पर फ्रॉम भी लिख दीजिए, यानी कि जिसको ये लेटर प्राप्त होगा उसे भी तो पता चलना चाहिए कि ये लेटर आया कहाँ से है या नहीं? भाई सीधी सी बात है, ये मान लो कोई पत्र है, कोई लेटर है, आप यहाँ तो लिख दो टू में जिसको आप भेज रहे हो, और यहाँ फ्रॉम में लिख दो अपना नाम पता, यानी कि मैं भेज रहा हूँ, तो जिसको ये लेटर मिलेगा तुरंत समझ जाएगा कि इसने भेजा है। सही है। तो उसी तरीके से ना आप अगर किसी को ईमेल मैसेज करते हैं तो अपनी ईमेल आईडी और सामने वाले की ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ईमेल आईडी कैसे लिखी जाती है। तो ईमेल आईडी को लिखने का प्रारूप होता है कुछ इस तरीके से, जैसे yatendra@gmail.com, ऐसे एक ईमेल आईडी लिखी जाती है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दैट इज ईमेल आईडी। इसी तरीके से एक ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए जिस व्यक्ति को आप ईमेल मैसेज करेंगे, ये आपकी खुद की है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईमेल आईडी को कितने भागों में बांटा जाता है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी एक पेपर हुआ जहां ये क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर है दो भागों में, एट द रेट से पहले वाला भाग और एट द रेट के बाद वाला भाग। एट द रेट के पहले वाले भाग को बेटा यूजर नेम कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूजर नेम कहा जाएगा। और एट द रेट के बाद वाले भाग को डोमेन नेम कहा जाएगा, हिंदी में डोमेन नेम ही कहा जाएगा। जैसे यहां पर भी आप इसको यूजर नेम लिख दो, यूजर का नाम, और यहां लिख लीजिए इसको डोमेन नेम। हिंदी होता ही नहीं है इनका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही लिखा जाएगा। और ये एट द रेट क्या है, ये एक सेपरेटर है, इसका कुछ नाम मीनिंग नहीं है, बस इतना ही समझ लो ये एक सेपरेटर है। और सेपरेटर का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में बांटने वाला, सेपरेट करने वाला। तो एट द रेट सिंबल से यूजर नेम को और डोमेन नेम को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो, अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तब उसमें कुछ टर्म और कंडीशंस वगैरह भी होती हैं क्या? ये नोट कर लिया सभी ने? देखो, जब है ना कोई ईमेल आईडी बनाई जाती है तब कुछ टर्म और कंडीशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब वो टर्म कंडीशन क्या हो सकती हैं, और इतने सारे मैसेजिंग सिस्टम के नाम हमने देखे, तो किसकी टर्म और कंडीशन को हमें याद रखना है, क्योंकि सबकी टर्म और कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, या फिर सबकी एक जैसी ही होती हैं। तो बेटा सबकी टर्म कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैसेजिंग सिस्टम है तो अपनी अलग अलग टर्म कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कंडीशंस बताने जा रहा हूँ बेटा आपको, ये बता रहा हूँ मैं जीमेल की, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ईमेल आईडी बनाई जाती है वो जीमेल की ही ईमेल आईडी बन रही है। तो जीमेल की कंडीशंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे अलाउ, यानी कि आपको किन किन चीज़ों को अलाउ करता है जीमेल अपनी ईमेल आईडी बनाने के लिए। जैसे सबसे पहली कंडीशन है बेटा कि आप है ना जब भी कोई यूजर नेम लिखेंगे तो उसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, यानी टोटल वर्णों की जो संख्या है वो आपकी 6 से लेकर 30 कैरेक्टर होनी चाहिए, 30 वर्ण होने चाहिए। 30 से ज़्यादा भी नहीं अलाउ होंगे और 6 से कम अलाउ नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कोई जीमेल पर आईडी बना रहे हैं जिसमें आपने लिखा yaten@gmail.com, बताओ ये आईडी सही है गलत है? केवल यस और नो में आंसर दीजिए। अगर पहली कंडीशन को फुलफिल करते हुए देखें तो ये ईमेल आईडी सही है गलत है? तो आंसर बेटा ये गलत है, क्योंकि यतेन शब्द में देखो 5 ही लेटर तो आ रहे हैं, YATEN, जबकि मिनिमम कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो 6 तो होने ही चाहिए थे, है ना? बट बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई और दूसरा मैसेजिंग सिस्टम हो, जैसे याहू भी है, येंडेक्स भी है, रेडिफ मेल भी है, तो हो सकता है उनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, उनमें 5 अलाउ करते हो। इसलिए ध्यान रखना, मैं जितनी भी कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ सब जीमेल की है, और जीमेल की ही एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखो, यहाँ ये भी लिखना है विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस यानी स्पेस के बिना। सपोज दैट कि अगर मैं कोई ईमेल आईडी बनाता हूँ जिसमें लिखा यतेन, फिर एक स्पेस देकर लिखा बेटा मैंने निगम, और फिर लिखा @gmail.com, बताओ ये ईमेल आईडी अलाउ होगी या नहीं होगी?
ये ईमेल आईडी सही है या नहीं, बताइए। तो आंसर है नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यतेन और निगम दोनों शब्दों के बीच में स्पेस आ रहा है और स्पेस अलाउ नहीं होता, जैसा कि यहाँ लिखा है विदाउट स्पेस, यानी कि स्पेस के बिना ही आपको अपना कोई यूजर नेम लिखना होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने 6 से लेकर 30 कैरेक्टर लिखा है, इसमें डोमेन नेम का कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर यूजर नेम। लिखना चाहो तो लिख लो, ओनली फॉर यूजर नेम। पता चले आप इसको भी काउंट कर रहे हैं, जैसे 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसा कुछ नहीं, केवल यूजर नेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो दूसरी कंडीशन देखो, क्या अगर कोई ईमेल आईडी बनाई जा रही है तो उस ईमेल आईडी में हम अल्फाबेट और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप ए से लेकर जेड तक सारे तो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं और 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप है ना लिखते हैं yaten123@gmail.com, क्या ये ईमेल आईडी अलाउ है? तो आंसर है अलाउ है, ठीक है। और यहाँ 5 6 7 8 ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि आप नंबर्स और अल्फाबेट दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर आप ऐसे लिखें दैट इज 123 yaten@gmail.com, ये भी अलाउ है, हाँ ये भी अलाउ है। और अगर आप ऐसे लिखें तो yaten123abc@gmail.com, तो ये भी अलाउ है। यानी आप अल्फाबेट और नंबर्स को कहीं भी आगे पीछे लिखिए, आप ईमेल आईडी में यूजर नेम बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर, केस सेंसिटिव नहीं होता है, नो केस सेंसिटिव, ऐसा लिख लो, नो केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है? ईमेल में यूजर, ये जो आप ईमेल आईडी बनाते हैं ना और यूजर नेम जब लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव का कोई कंडीशन, कोई केस नहीं है। मतलब समझाता हूँ सिंपल भाषा में इसको, कि अगर आप यूजर नेम बनाते समय ये जो लिख रहे हैं ना यतेन123abc, अगर आप ये कैपिटल में भी लिख दो यतेन123abc@gmail.com, तो जब आप ईमेल आईडी बना रहे होते हैं तब आप इसे अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। और मान लीजिए आपने ईमेल आईडी बनाते समय तो ये कैपिटल में लिखा था, पर जब लॉगिन करते समय आप स्मॉल में लिख रहे हो, तो क्या ऐसा होगा कि आपको इसे कैपिटल में लिखना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी जीमेल है ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर का मतलब डिफरेंस ही नहीं समझता, उस वो बोलता है कुछ भी लिख दो। मतलब अगर आपने ना कैपिटल में वाई लिख दिया तो वो अपने आप ही उसे स्मॉल ही कंसीडर कर लेता है। समझ आ रहा है? जैसे अगर किसी का यूजर नेम जब ईमेल आईडी बनाई थी तब स्मॉल लेटर्स में लिखा गया था यूजर नेम, और अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप कैपिटल में लिख रहे हैं, तो पता चले कि खुल ही नहीं रही ईमेल आईडी ना, ऐसा नहीं है, खुल जाएगी। अगर कैपिटल में लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, स्मॉल में लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है स्पेशल कैरेक्टर, तो लिख लीजिए नो स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि विशेष वर्णों का उपयोग नहीं होगा, का उपयोग नहीं होगा। क्या मतलब इस बात का? और कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर का मतलब, अच्छा एक काम करिए, अभी तो अलाउ की कंडीशन लिख रहे थे ना, तो इसे नॉट अलाउ की कंडीशन में लिखेंगे। एक अलाउ की कंडीशन और लिख लो, फिर नॉट अलाउ बताऊंगा। तीसरे कंडीशन पर ये लिख लीजिए कि डॉट अलाउ है, डॉट अलाउ है। यानी अगर आप कोई ईमेल आईडी लिखने जा रहे हैं तो उसमें डॉट लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे सपोज दैट कि आपने एक ईमेल आईडी बनाई जिसमें लिखा यतेन फिर डॉट निगम @gmail.com, @gmail.com, क्या ये ईमेल आईडी अलाउ है? हाँ ये अलाउ है, आप डॉट लगा सकते हैं। अच्छा एक कंडीशन और, आप मल्टीपल डॉट्स लगा सकते हैं। जैसे आपने लिखा यतेन फिर डॉट निगम फिर डॉट 123@gmail.com, हाँ ये भी अलाउ है, आप मल्टीपल डॉट्स भी लगा सकते हो जी ईमेल आईडी में, ठीक है जी। तो ये तो हो गए अलाउ वाली कंडीशन। अब मैं आपको बताता हूँ नॉट अलाउ, यानी कि आपको यूजर नेम बनाते समय क्या क्या अलाउ नहीं होगा। तो अगला नॉट लिखिए, नॉट अलाउड। देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, ऐसा लिख लो, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि विशेष वर्णों का उपयोग, विशेष वर्णों का उपयोग नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये विशेष वर्ण क्या होते हैं भाई? विशेष वर्ण है ना, आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे अगर आप कोई ईमेल आईडी लिखने जा रहे हैं, ठीक, तो उसमें ना ऐसे लिख दिया आपने, जैसे कि यतेन और फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया और फिर लिखा आपने निगम @gmail.com, ये अलाउ नहीं है। मान लो आपने लिखा यतेन और प्लस का साइन लगा दिया आपने और फिर लिखा निगम
@gmail.com, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो यतेन और आपने मान लो लगा दिया यहाँ पर हैश और फिर लिखा निगम @gmail.com, तो ये भी अलाउ नहीं है। यानी कीबोर्ड पर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये सारे सिंबल्स वगैरह जो होते हैं, ये अलाउ नहीं है। जैसे मान लो अगर आप ये वाला सिंबल लगाना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क का, जैसे क्वेश्चन मार्क, फिर आप लिखना चाहते हैं यतेन और @gmail.com, तो ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। मान लो आप ये लिखना चाहें यतेन ग्रेटर देन का सिंबल निगम @gmail.com, तो ये भी अलाउ नहीं है। यानी मोटा मुद्दे की बात हमें मोटी मोटी ये पता चल गई कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर आपको कीबोर्ड पे दिखाई देते हैं वो आप यूजर नेम में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना जरूरी है, क्या हम है ना डॉट का इस्तेमाल लगातार 2 डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, यानी ये नहीं कर सकते। यानी कि लगातार दो डॉट्स का उपयोग निषेध है, उपयोग नहीं होगा। समझ में आ गई बात। इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे अगर आपको ईमेल आईडी लिखने जा रहे हैं और आपने लिखा यतेन फिर डॉट लगा दी, फिर डॉट लगा दी और फिर लिखा आपने निगम और @gmail.com, क्या ये अलाउ है? नहीं, ये अलाउ नहीं होगा। और एक और कंडीशन लिख लो कि मल्टीपल @ अलाउ है, तो आंसर है नहीं, तो लिख लो नो मल्टीपल @ या ऐसे लिख लो मल्टीपल @ सिंबल नॉट अलाउड, सिंबल नॉट अलाउड। मतलब अगर मान लो आपके सामने एक ईमेल आईडी लिखी हुई है यतेन, इसके बाद @ फिर निगम लिखा हुआ है और फिर लिखा है @gmail.com, तो ये भी अलाउ नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो ये मैंने ना अलाउड और नॉट अलाउड वाली कंडीशन आपको बता दी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। आई होप सो है ना, यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको है ना आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है ईमेल का, बट हो नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं अगली क्लास में है ना मैं आपको नेक्स्ट ईमेल का जो पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे को CC BCC वाला कॉन्सेप्ट समझाना है, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में भी समझाना है जो ईमेल से संबंधित है, और फिर मेरे को इनबॉक्स स्पैम ये सब भी मैंने आपको समझाना है। तो इसलिए है ना ईमेल वाले कॉन्सेप्ट को अब अगली क्लास में लेके जाएंगे और अगली क्लास में ना इंटरनेट वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। कुछ छोटे मोटे टर्म अगर और भी होंगे जो मुझे इंटरनेट के रिगार्डिंग आपको समझाने हैं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है इंटरनेट वाले चैप्टर की। अब आपके पास कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे शुरुआत से ही बताता हूँ, एक बच्चे ने लिखा था सर गोपाल सर और गगन सर करियर में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? देखिए अब ये मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, ठीक है, बट ऐसी अगर खबरें आपको पता चल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहते हैं ना अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो भले ही आग ना लगी हो, चिंगारी तो होगी ही, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा शायद, है ना, जिस वजह से ये मार्केट में खबर फैली हुई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको टीचर से ही तो पढ़ना है। तो कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहा हो, आपको उनका पढ़ाना अगर समझ में आता है तो आप कहीं से भी पढ़ लो। और मैं समझता हूँ कि ना एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि कोई टीचर है ना कहीं पर भी पढ़ाए अपना सिलेबस तो पूरा करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जैसे गगन सर मान लो अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं, जैसे ही खबरें आ रही हैं, तो अपने जितने भी बैचेस चल रहे थे उनको छोड़कर ऐसे ही छोड़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं करेंगे, जो बैचेस चल रहे हैं उन्हें तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि अभी एकदम से कोई खबर फेक खबर उड़ गई हो, है ना। क्योंकि देखो टीचर्स है ना किसी भी इंस्टीट्यूट पर आते और जाते रहते हैं। मान लो अगर कोई नया टीचर है ना इस इंस्टीट्यूट पर आना चाहता है तो आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैथ के लिए राकेश यादव सर अगर केरेवल एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे थे तो फिर कोई और टीचर आ ही नहीं सकता था, जबकि मैथ के कितने सारे टीचर्स हैं, है ना। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं केरेवल एप्लीकेशन पर। तो टीचर्स तो आते और जाते रहते ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा सर टेक्निकल बैच लेके आइए, बिल्कुल लाएंगे मेरे भाई। और टेक्निकल बैच अगर आएगा या टेक्निकल पढ़ाई मैं कराऊंगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप मेरे 2 सोर्सेज से जुड़ के रहिएगा, जैसे एक मेरा यूट्यूब चैनल है और एक मेरा टेलीग्राम चैनल, दोनों से जुड़ के अगर रहेंगे तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। और कोई डाउट है? एक बच्चे ने लिखा सर लैपटॉप से ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करें, कोई शॉर्टकट की? नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं होती इन शॉर्ट। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कीबोर्ड पर कोई बटन बना के दिया गया हो लैपटॉप में जिस पर ब्लूटूथ का सिंबल बना होगा, तो वो दबानी पड़ेगी। जनरली होता क्या है कि जो लैपटॉप कीबोर्ड होता है उसमें एक कोई ना कोई की दी जाती है जिस पर ब्लूटूथ का वो सिंबल बना होगा, तो केवल उसी को दबा दीजिए तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। या फिर है ना ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप वाले कीबोर्ड में एक FN वाली की और होगी जो एक नई फंक्शन की कही जाती है, FN ये लिखा होता है,
तो उसको दबा के रखो और ढूंढो कि आपके कीबोर्ड पर ब्लूटूथ का सिंबल कहाँ पर है, किसी की पर बना हुआ है, तो उसको ऐसे दबा देना तो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर है ना आप देखना, अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है तो आप है ना जैसे ही कंप्यूटर ओपन करेंगे तो नीचे टास्क बार आता है, तो टास्क बार में राइट हैंड साइड में देखना जहाँ पर डेट और टाइम लिखी होती है जिसको नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं, वहां पर क्लिक करके देखना ये ब्लूटूथ का कोई ना कोई सिंबल जरूर होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाकर भी आप ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन होते हैं बस लैपटॉप में, सब में एक जैसा नहीं होता है, हर एक कंप्यूटर में हर एक लैपटॉप में एक जैसी कंडीशन नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। ठीक है फिर, तो आज की क्लास और आज की सभा को है ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जाते जाते यही बोलूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसे डेली बेसिस पे चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी वाले सेक्शन में जैसे ही है ना मेरे को समय मिलता है मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो कुछ नए क्वेश्चन आए हों तो उनको ट्राई करो क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन डालता हूँ वो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं सारे के सारे, और उनका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है MCQ प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो उन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उनको भी देखिए। ठीक है, और PDF फाइल तो आपको पता ही है, अगर MCQs की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।